नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं, साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं आपको सवाल कैसे पूछना है। कमोडिटी से जुड़े हुए आप अपने सभी सवाल 9619873567 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगले आधे घंटे तक आपके कमोडिटी से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब ईटी नाउ स्वदेश पर दिए जाएंगे। तो अपने सवाल अभी भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी है। केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया जी हैं और साथ ही रवि देवरा है कुंवर जी ग्रुप से। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। सर, सबसे पहले बात आज होगी गोल्ड और सिल्वर की। जिस तरह की चाल गोल्ड और सिल्वर में दिख रही है, केडिया जी क्या लग रहा है आपको? गोल्ड में अब वापस से खरीदारी लौटने की उम्मीद कर रहे हैं आप यहाँ से? केडिया जी नमस्कार। विश्वन जी, जैसे हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि प्राइजेस के अंदर एक कंसोलिडेशन मूव है। नो डाउट बार बार में प्राइजेस 1800 के ऊपर जा रहा है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा था। आज शाम का जो यूएस से डेटा पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जिस ढंग से हमने देखा इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट यूएस से पिछले कुछ हफ्तों में थोड़ा नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। आज भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और साथ के अंदर जीडीपी के भी जो आंकड़े आने हैं वो कहीं ना कहीं अंडरटोन दिखा रहा है। डॉलर इंडेक्स भी 9450 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड को एक अच्छा सपोर्ट मिल भी रहा है। इंटरनेशनल में 1800 का लेवल बार बार में तोड़ चुका है। कहीं ना कहीं अगर 1810 के ऊपर निकलता है तो आई थिंक एक बड़ी रैली 1834 तक दिखा सकता है। साथ में फिजिकल मार्केट में चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, यहाँ पे हमने फिजिकल डिमांड इंप्रूव होते हुए देखा है। इन सबको देखते हुए हमें लगता है कि आज शाम का सेशन भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगा। 47,800 से 900 के बीच में लेके चलिए। 48,200 का इमीडिएट टारगेट, बट ओवरऑल हमें लगता है कि अगले दो सेशन के अंदर 48,500 तक का भी लेवल हम गोल्ड में आते हुए देख पाएंगे। 200 पहला टारगेट है, 48,500 के आसपास भी गोल्ड जा सकता है। चलिए, गोल्ड पर ही बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है। हमारे साथ है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के रीजनल सीईओ सोम सुंदरम पीआर साहब। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या की ड्राइवर रहे हैं जो डोमेस्टिक गोल्ड डिमांड इतनी तेजी से बढ़े हैं जुलाई और सितंबर के बीच में? क्या ऐसे की ट्रिगर है? Trigger is softer prices, okay, and lockdowns being relaxed, and okay, the people generally having a more positive sentiment towards gold at these price levels. एक 1 year के पहले when it touched 55,000, it obviously people wanted to see whether these prices are sustainable. Now at 48,000, 49,000, people feel it is a good price to buy. So that 6% drop in price as compared with last year is now seen as a buying opportunity. सर, आने वाले अगर क्वार्टर्स की बात करें तो आने वाले क्वार्टर्स में आप किस तरह के डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि फेस्टिव सीजन भी है, साथ ही वेडिंग सीजन की भी डिमांड है। तो आपकी क्या उम्मीद है और किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं और क्या लग रहा है आगे? It is going to be one of the best quarter, this quarter 4, and also we expect 2022 to be very good, barring any other action on prices. But if this situation continues, we get out of lockdown, economy grows at these levels, people come out, I think we should see exceedingly good levels of gold demand. Clearly. Okay. सर, एक और सवाल, अगर ग्रोथ दिखेगी, अगर डिमांड बढ़ने की उम्मीद आप कर रहे हैं, तो किस सेगमेंट में आपको लग रही है कि डिमांड सबसे ज्यादा रह सकती है? Well, jewelry will be always the biggest thing because there is a lot of jewelry demand that is now that's not happened in the last 2 years. Weddings have got postponed, so we will see a sharp increase in jewelry. Bars and coins we will see some increase, but jewelry will be the biggest beneficiary. We will also see some real good action on digital gold. गोल्ड ज्वेलरी, इसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ऐसा सोम सुंदरम साहब मानते हैं। सर, तो अगर ये बात करें अगर गोल्ड ईटीएफ वगैरह की, तो वहां पर किस तरह की, क्योंकि ग्लोबली वहां पर हम देख रहे हैं कि रिडीम्शन प्रेशर है, तो वहां पर किस तरह की डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं? क्या वो वापस से लौटेंगे लोग गोल्ड ईटीएफ की तरफ? Yeah, see, even globally there is no redemption pressure. Against 1,000 tons inflow last year, these 9 months there's hardly 150 tons in outflow. So last year was exceptional inflows. After Lehman crisis, this was a biggest year for ETFs. So even now ETFs are in flavor.
in the West. But coming back to India, ETFs have started seeing some interests in recent times. But you have to also see ETFs versus sovereign gold bonds, how that equation works. I think people would prefer more sovereign gold bond than the ETF. And once the exchanges, the domestic spot exchanges come through, we may have other instruments like the EGR, electronic gold receipt, also to be used as investments. सर सोम सुंदर साहब, एक और सवाल, सेंट्रल बैंकों की तरफ से किस तरह की बाइंग आ रही है? आरबीआई की तरफ से भी इस क्वार्टर में अच्छी बाइंग दिखी, ओवरऑल ग्लोबली किस तरह की बाइंग आ रही है सेंट्रल बैंकों की तरफ से? Here 9 months central bank buying exceeded full year of 2020. So we expect there is already 400 tons of buying by central banks during these 9 months. So we expect this buying to continue. And we think that this will also be one of the good years like 2018-19, maybe not at those levels, 600-650 tons, but certainly we will see a very strong demand continuing this year and into the next year. ओके सर, लेकिन ग्लोबल डिमांड में क्या हुआ है? क्योंकि इंडिया से अगर कंपेयर करें तो ग्लोबल डिमांड काफी कम है, तो उसकी क्या वजह है? As I said, it's not small. The global demand, overall consumer demand, which is jewelry, bars and coins, 27% growth there globally. Technology demand, which is for all the core entertainment, all these panels, that is 9% growth. Okay. Central bank has grown. The only thing which has not probably shown well and which has tilted the balances against a 270-ton inflow last year, same quarter in ETFs, there is a 27-ton outflow. That seems to show that the percentages are, very, very sharply down. ओके सोम सुंदर साहब, आखिर में एक लाइटर नोट पर आपसे एक सवाल, अगर आपको खरीदना हो तो आप गोल्ड के किस ऑप्शन को चूज करेंगे? गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ या फिजिकल बाइंग आप करना पसंद करेंगे? I will take a sum of money and distribute it across all. Everything is very good for the consumer. ओके चलिए, शुक्रिया सोम सुंदर साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और तमाम सवालों के जवाब दिए, दर्शकों को आउटलुक भी बताया कि किस तरह की डिमांड आने वाले क्वार्टर्स में और आने वाले सालों में रह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वायदा बाजार की हम बात कर रहे थे और गोल्ड की ही बात कंटिन्यू करते हैं रवि जी के साथ। रवि जी, आपका व्यू गोल्ड को लेकर क्या है? अगर आज इंट्राडे के लिए कोई 48,000 के आसपास खरीदना चाहे तो आप क्या सलाह देंगे उनको? डेफिनेटली काफी अच्छी तरह फंडामेंटल्स दोनों एक्सपर्ट ने डिस्कस किए, तो मैं ज्यादा फंडामेंटल्स पे नहीं जाऊंगा। बेसिकली लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ से एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। सबसे एक डेटा जो आज यूएस के जीडीपी ग्रोथ में आएगा, यूएस का जो पर्सनल कंजम्पशन है जीडीपी में, वो लास्ट क्वार्टर था 12%, वहां से ऑलमोस्ट 0% आने के एक्सपेक्टेशन है। मींस के जो कंज्यूमर डिमांड है या कंज्यूमर सेंटिमेंट्स है वो थोड़े वायोलेटेड है, और वो फैक्टर है जिस हिसाब से कल बॉन्ड यील्ड भी 1.69 1.68 से गिर के 1.55 ट्रेड कर रहे हैं, तो एडिशनल कुशन गोल्ड के लिए मेरे हिसाब से बाय करके चले। 47,820 के करीब बाय करें, 48,220 का टारगेट है एंड 47,640 का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिए बाय करना चाहिए। 6 बजे डेटा के टाइम ध्यान रखें, क्योंकि उसी टाइम ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उसकी स्पीच भी है, तो ये फैक्ट 6 बजे का टाइम काफी इंपॉर्टेंट है गोल्ड या ऑल कमोडिटीज के लिए। बट मेरा यह मानना है कि डेटा के बाद जो भी वोलेटिलिटी आए उसमें बाय करके चलना चाहिए। ओके, यानी दोनों ही जानकारों को लगता है कि गोल्ड को बाय करना चाहिए, लेकिन जो मेजर आंकड़े आने वाले हैं उस पर आपको नज़र रखनी होगी, उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग में बदलाव भी करना पड़ सकता है। चलिए, हमारे साथ पहले कॉलर का सवाल भी आ गया है, कोमल दिल्ली से। इनका सवाल है कि चांदी 4 लॉट इन्होंने खरीद रखी है 66,374 में। केडिया जी, क्या लग रहा है, कोमल जी को क्या सलाह देंगे? क्या ये बने रहे, लॉन्ग पोजीशन में है, किस लेवल पे ये सेल करें? देखिए विजय जी, चांदी में हमने 2 दिन में थोड़ा एक अच्छा खासा पुल बैक देखा, काउंटर अट्रैक्टिव जरूर लग रहा है, बट मेक एंड ब्रेक सिचुएशन पे, क्योंकि 65,000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन भी नहीं कर पा रहा है और बेस मेटल में जो 2 दिन में गिरावट देखी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। बट मुझे लगता है अगर 65,200 का लेवल इवनिंग सेशन में डेटा के बाद अगर आ जाता है और वो पॉजिटिव देता है, तो आई थिंक 65,200 का लेवल तोड़ने पे 65,850 से 65,900 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। तो आई थिंक इनको बने रहना चाहिए। 65,200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको वॉच कीजिए। अगर ये लेवल तोड़ के होल्ड कर जाता है तो करीबन इनको 600 से 700 पॉइंट की एक अच्छी तेजी देखने मिल जाएगी। ओके, तो ये भी हुआ आपके लिए केडिया जी की तरफ से। चलिए, अगले
कॉलर का सवाल भी ले लेते हैं। क्रिश है दिल्ली से, कॉपर पर राय जानना चाह रहे हैं। रवि जी, कॉपर पर क्या व्यू देना चाहेंगे इनको? डेफिनेटली कॉपर कल के जो गिरावट है उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग का माहौल है। मुझे लग रहा है कि थोड़े जीडीपी के डेटा आप देख लो। अगर जीडीपी में इंप्रूवमेंट नहीं आता है या थोड़े लोअर डेटा आता है तो वहां पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि इतना करेक्ट हुआ है तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी लगा के आप वहां पे चल सकते हैं। आज जो भी शॉर्ट कवरिंग है, मुझे लग रहा है कि ये अगर जीडीपी के डेटा लोअर है तो ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। अपर साइड जो लेवल स्पेसिफिक बात करें, नई स्ट्रेटेजी आपको बनानी है तो 755 के करीब एक बार शॉर्ट करके चले। 762 का शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस लगाए। डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वोल्टालिटी में आपको 740 तक के लेवल्स मिल जाएंगे, तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ी वोल्टालिटी और बढ़ सकती है। यानी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी आपको कॉपर में बना के रखनी है, तो ये आपके लिए स्ट्रेटजी रवि जी की तरफ से। अगले कॉलर हमारे साथ आकाश है, इंदौर से इन्होंने सवाल भेजे हैं। इनका सवाल है एनजी पे है, 456 रुपये, 456 पे इन्होंने सेल कर रखा है एनजी को। केडिया जी क्या सलाह देंगे? क्या इनकी ट्रेडिंग सही है, पोजीशन में बने रहे, क्या करें? देखिए विष्णु जी, काफी वॉलेटाइल काउंटर है और जनरली हम ट्राई करते हैं कि ऐसे वॉलेटाइल काउंटर पे टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए। बट आज की अगर सेशन की बात करें तो इन्वेंट्री में ड्रॉप दिखा रहा है। पिछले हफ्ते हमने 92 बीसीएफ की इन्वेंट्री देखी थी, इस बार 86 बीसीएफ है। वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट भी कर रही है। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा प्राइजेस 540 के 440 450 का एक अच्छा बेस बना रही है। तो अनलेस अनटिल 440 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, आई थिंक मार्केट में एक बाउंस हो सकता है। तो बेटर इनके प्राइस के नीचे ही चल रहा है, एक बार एग्जिट कर लीजिए। 440 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करके चलिए, जो 475 तक का एक जंप देखने में मिल सकता है। बट कॉशियस रहिए, कोई भी बड़ी पोजीशन नेचुरल गैस में बनाइए नहीं, क्योंकि एज ऑफ नाउ पूरे एनर्जी क्राइसिस के चलते वॉलेटिलिटी काफी बनी हुई है। बट 440 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ हैं पीके रथ हैं भुवनेश्वर से। इन्होंने सिल्वर मिनी में बाई कर रखी है। इनका जो लेवल है बाइंग का वो है 66,085 रुपीज़ पे। रवि जी, आप क्या सलाह देने जाएंगे? क्या सही लेवल पे इन्होंने बाई किया है? फरवरी कॉन्ट्रैक्ट सिल्वर मिनी में बाई कर रखा है 66,085 पे। डेफिनेटली उन्होंने फार कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। हालांकि सिल्वर में एक ध्यान रखे, सिल्वर में थोड़े नियर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बाय करें, क्योंकि वो बाय सेल का स्प्रेड है वही बढ़ जाता है। तो आप बाय और सेल कर दो, अन प्राइस यहाँ ही रहा तो भी आपको 100-200 पॉइंट का लॉस करवाएगी। तो आई थिंक अभी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखे। बट यस, पोजीशन ठीक है। आई थिंक ये जो जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स आएंगे उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ा यहाँ से उछाल देखने को मिलेगा, तो आप अपनी पोजीशन होल्ड करें। अपर साइड में मान रहा हूं यहाँ से सिल्वर में अगर नेट कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करें तो यहाँ से 600 से 700 पॉइंट का जंप आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में मिलना चाहिए। तो आपके लेवल से एक बार स्टॉप लॉस के लेवल से आप होल्ड करें पोजीशन, और यहाँ से 600-700 पॉइंट के एक बार जो डेटा है उसके पहले एक बार लिमिट प्रॉफिट की लगा दे। डेटा की जो वोल्टिलिटी में अगर कोई शार्प रिएक्शन आता है प्राइस में अपर साइड, तो आपका एक बार वहां पे प्रॉफिट बुक कर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से करंट प्राइस में अगर 65,800 के करीब प्राइस मिलता है आपको, तो आपकी जो भी सिल्वर मिनी का प्राइस हो एट मनी, तो वहां पे सेल कर देना चाहिए। ओके, तो ये भी हुए आपके लिए सिल्वर के लिए। चलिए अगले कॉलर है हमारे साथ, मुकेश हैं नई दिल्ली से। इन्होंने गोल्ड 49,000 पे खरीद रखा है, लगता है इन्वेस्टर हैं। क्या करना चाहिए, अभी बेच दूं या रुकूं, इनका सवाल है। केडिया जी क्या सलाह देंगे? 49,000 की बाइंग है, मुझे लग नहीं रहा है कि ये ट्रेडर हैं, ये इन्वेस्टर है, क्या करें? देखिए इन्वेस्टर है तो आई थिंक ये काफी अच्छा मौका है, क्योंकि पिछले साल हमने अगस्त में देखा था प्राइजेस 56,000 का लेवल दिखाने के बाद एक बड़ा लीप नीचे की तरफ लिया है। बट जिस ढंग से हमने देखा कि डाउनग्रेडेशन की रैली फिर से स्टार्ट हो चुकी है, इक्विटी मार्केट में करेक्शन मोड है, और कहीं ना कहीं डॉलर में भी गिरावट है, इकोनॉमिकल नंबर और बॉन्ड यील्ड में जो गिरावट है वो सपोर्ट दे रहा है। तो आई थिंक इनको बने रहना चाहिए। अगर ईयर एंड का टारगेट लेके चलते तो आई थिंक 49,500 से लेकर 50,000 का लेवल इनको देखने मिल जाएगा। गोल्ड में बने रहिए। केडिया जी, आपके लिए सवाल आया है अमरावती से, अशोक जी हैं। ये पूछ रहे हैं क्या 5,600 रुपये चने का हाजिर का भाव होगा क्या? अभी 4,900 रुपये इनके शहर में बिक रहा है अमरावती में, क्या करें? देखिए एग्री में मैं काफी बुलिश हूँ, एग्री के अंदर कंटिन्यू तेजी रहेगी। बट जो कमोडिटी पे गवर्नमेंट के एक्शंस चालू हो चुके हैं उसमें कोई बड़ा रैली होना मुश्किल है। ऑलरेडी हमने देखा चेन्नई में फ्यूचर्स में बैन कर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन कंसर्न देश में इस बार थोड़ा सा कंसर्न है। 2015-16 में भी हमने ऐसा ही कुछ बड़ा जंप चेन्नई में आते हुए दिखा, जो डिसिप्लिनरी एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से सभी की तरफ से आते हुए दिखाई दी। तो आई डाउट मार्केट इतना जंप ले नहीं सकता। सेकेंडली डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, वो प्राइजेस को सपोर्ट
जरूर करेगी क्योंकि सोइंग पीरियड भी है। यहाँ पे अगर प्राइजेस में बड़ा फॉल आता है तो फार्मर कहीं ना कहीं डीमोटिव होता है। तो आई थिंक अपसाइड रहेगा, बट 5350 के ऊपर प्राइजेस जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, ये जरूर है कि फरवरी मार्च में हम समझते हैं कि एमएसपी के करीब या एमएसपी के ऊपर भाव दिखेगा, बट टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट लैकलस्टर है। 5350 मैक्सिमम हमें लगता है कि दिसंबर तक दिखा सकता है। उसके बाद सीजन में क्या सोइंग हुई और कैसा सिनेरियो वो डिपेंड करेगा, बट टाइमिंग 5350। ओके, 5350 का आपको भाव दिख सकता है। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ राहुल है रामपुर से। मेंथा ऑयल पर उनका सवाल है। केडिया जी, आपसे ही सवाल है, क्या करिए मेंथा में? देखिए, मेंथा में मैं भी काफी सरप्राइज हूँ क्योंकि जून में हमने देखा जैसे कॉन्ट्रैक्ट में संशोधन हुआ उसके बाद अच्छा वॉल्यूम तो पिकअप हुआ और ओआई भी 1000 के ऊपर आ गए, बट उसके बावजूद अगर हम देखें तो मार्केट एक सीमित दायरे में अटक चुका है। 920 के नीचे नहीं जा पा रहा, 980 के ऊपर नहीं जा पा रहा। चाइना हमारा सबसे बड़ा बायर है। जिस ढंग से चाइना अभी भी कोरोना की वजह से जूझ रहा है और साथ में काफी देशों ने, खास करके इंडिया ने फरवरी में चाइना को पेमेंट टर्म्स में A2 कैटेगरी में रखने की वजह से जो टर्म्स है वो थोड़े से खराब हुए हैं, जिसके चलते मेंथा का भी डिमांड चाइना से बिल्कुल निकल नहीं पा रहा है। इंडस्ट्री रिकवरी कर रही है बट स्लो स्टेज पे, कैश क्रंचेस मार्केट में बने हुए। ओवरऑल चार्टिकली काफी अच्छा लग रहा है कि 910 920 के नीचे जाएगा नहीं, बट बड़ी तेजी के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। 10 से 12 नवंबर के बीच में हमें उम्मीद है कि अगर ये 980-85 का लेवल तोड़ता है तब आपको 1050 से 1060 का लेवल दिखा दे, बट करंट लेवल पे बाइंग करके होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रिस्क काफी मिनिमल है। 980-85 का ध्यान रखिए और 10 से 12 नवंबर ये इंपॉर्टेंट डे रहेगा। इसके बाद हमें लगता है कि मार्केट में एक हलचल आनी चाहिए और वो अपसाइड का ब्रेकआउट 1050 तक का दे सकता है। ओके, चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ मोहित है दिल्ली से। एल्युमिनियम पे जानना चाह रहे हैं कि आगे क्या होगा। जिस तरह से एल्युमिनियम में वॉलीटिलिटी बढ़ी है कल और आज सुबह की गिरावट के बाद, हालांकि आज यहाँ पर रिकवरी दिख रही है, लेकिन अब क्या लग रहा है आगे क्या आउटलुक है एल्युमिनियम को लेकर? केडिया जी, मेरे से सवाल है। जी जी। ओके, देखिए एल्यूमिनियम में अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में सबसे कमजोर परफॉर्मेंस एल्यूमिनियम की रही, जबकि पिछले 2 महीने में देखेंगे तो 13 साल के हाई पे एल्यूमिनियम जाता हुआ दिखाई दिया। बट कहीं ना कहीं अब एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए इसलिए भी दिखाई दी, चाइना में पिछले 3 दिन में कोयले के प्राइसेस में जबरदस्त गिरावट आई। इसी के चलते हमने एल्यूमिनियम और बाकी मेटल्स में भी गिरावट आती हुई देखी। बट ध्यान रखिए, अगले साल चाइना के अंदर विंटर ओलंपिक है और जिस ढंग से इन्होंने कमिटमेंट किया है कि टेम्परेचर को हम मेंटेन रखेंगे, तो आई थिंक नवंबर दिसंबर मंथ बेस मेटल के लिए काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा रहेगा क्योंकि कर्टलमेंट ऑफ आउटपुट होना चालू है। चाइनीज न्यू ईयर सामने है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी। तो टेम्परेरी जो बड़ी गिरावट पिछले 2-3 दिनों में देखी है अब वो थमता हुआ नजर आ रहा है। तो आई थिंक एल्यूमिनियम में 220 का लेवल काफी स्ट्रांग है क्योंकि हमने कल 210 के करीब का सपोर्ट लेते हुए देखा है। करंट मार्केट से भी आप लेके चल सकते हैं। एक छोटा जंप हम लोग इमीडिएटली देख रहे हैं जो 226-27 का है, बट हफ्ता 10 दिन के अंदर वापस प्राइजेस करीबन 235-240 का लेवल दिखा देगी। बट ये लेवल से शॉर्ट अवॉइड रखिए, बेस मेटल में रिकवरी दिखाई दे सकती है। ओके, तो यहाँ से रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं केडिया जी। एल्युमिनियम में भी रिकवरी की उम्मीद है, तो आपको करंट लेवल पर भी आप खरीद कर जा सकते हैं। अगले कॉलर है राकेश है पुणे से। कॉपर या जिंक क्या खरीदे? रवि जी क्या सलाह देंगे इनको? मेरे हिसाब से अगर बाय करना है दोनों कमोडिटीज से ऑप्शन लेना है तो जिंक अच्छा ऑप्शन है। जिंक में जो सप्लाई शॉर्टेज का इश्यू है वो थोड़ा लॉन्ग लाइफ है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा फोकस करे। 281 281 के करीब आए तो प्राइसेस में बाय करे 279 के स्टॉप लॉस के साथ। अपर साइड मेरा मानना है कि जिंक में एज ए पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग 290 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मेरे प्रेफरेंस बेस मेटल्स में पूछे तो आई थिंक कॉपर जिंक के अलावा जो टेक्निकली जिसका स्ट्रक्चर साउंड है वो लीड है, लीड में फोकस करें क्योंकि वहां पे सीजनलिटी का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो शायद आपका अगर कॉपर एंड जिंक दो ही अगर आपको ऑप्शन नहीं और आप ट्रेडिंग के लिए सिर्फ करना चाहते हो तो लीड में फोकस करें। 190 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में एंड 184 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये पोजीशन बना सकते हैं। लेड इनकी टॉपिक है। अगर बेस मेटल्स में आप खरीदना चाह रहे हैं और रवि जी को फॉलो करते हैं तो आप लेड खरीद सकते हैं नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 186 पे और 190 का टारगेट दिख सकता है। हालांकि जिंक पर भी ये 290 तक का लेवल देख रहे हैं। इसके अलावा ग्वार की अगर बात करें तो काफ़ी वॉलेटाइल था। शुरुआती कारोबार में वीकनेस थी और अब धीरे धीरे रिकवरी आ रही। ग्वार सीड को लेकर रवि जी आपका आउटलुक?
मेरे हिसाब से ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। आज का जो भी क्रूड के प्राइसेस में गिरावट आया 2 दिन में, उसका एक थोड़ा इम्पैक्ट था, बट मुझे नहीं लग रहा है कि कोई शार्प करेक्शन वहां पे प्राइसेस पे ड्यू है। गुआर कॉम्प्लेक्स में मुझे गुआर गम पे अच्छी तेजी दिख रही है। वहां पे अगर एक्सपोर्ट के फिगर लास्ट ईयर के देखे तो उसमें 30% से ज्यादा एक्सपोर्ट के फिगर्स आए थे, एज वेल एज देखे तो सप्लाई काफी वहां पे थीन रहे थे। तो मेरे हिसाब से अगर ये पैक में जाना है तो लोअर लेवल 13,000 के जितने करीब मिले, एक बार गुआर गम में खरीद करके चले। 12,720 का शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस लगा। मेरे हिसाब से 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में कमोडिटी 13,800 से 14,000 के लेवल्स पे दिखा सकते हैं। तो ट्रेंड इंटैक्ट है। आज की जो करेक्शन है उसका यूज करें और बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाएं। ओके, चलिए कॉटन पे नजर डाल लेते हैं, जहां इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। केडिया जी, क्या लग रहा है कॉटन के लेवल्स आपको आने वाले समय में कहां तक जाते दिख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने विश्वनाथ जी पहले भी कहा था कि पूरे एग्री पैक के अंदर अच्छी खासी तेजी रहेगी। कॉटन भी एक उसी में से है। ऑलरेडी हमने कॉटन में वीकली चार्ट के ऊपर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए देखा था, जिसके तहत हमने प्राइजेस में एक अच्छा खासा जंप आते हुए देखा। 24,000 से ऑलमोस्ट हमने प्राइजेस को 32,000 का लेवल छूते हुए देखा। टाइमिंग अराइवल पीरियड है, मार्केट में बार बार में करेक्शन लेने की कोशिश जरूर कर रहा है। या हम इंटरनेशनल की बात करें तो 108 से लेके 110 के बीच में प्राइजेस कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट आई थिंक किसी को भी लेना है तो एक 2-3 महीने का व्यू लेके चले तो इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि प्राइजेस आर हेडिंग टुवर्ड्स 130 लेवल, और जबकि डोमेस्टिक मार्केट में 36 से 37,000 आराम से दिखा सकता है। बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काफी अच्छी रिकवरी आई है, डिमांड आई है। इनफैक्ट ये वीकेंड पे अगर आप बाजार जाओगे तो देखेंगे तो हर एक कपड़े की दुकान पे वेटिंग बनी हुई है। तो ओवरऑल मुझे लगता है टेक्सटाइल डिमांड कंटिन्यू रहेगी, और क्रॉप एस्टिमेट भी जो थोड़ा डिटोरेट हो रहे हैं वो प्राइजेस को सपोर्ट करे। तो ओवरऑल कॉटन में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाकर चलनी चाहिए। ओके, बाई ऑन डिप की रणनीति के साथ आप कॉटन में काम कर सकते हैं। स्पाइसेस पर आज दबाव है, जीरा, टर्मरिक हल्की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। रवि जी, स्पाइसेस में कुछ पसंद आ रहा है क्या? कोरिएंडर, जीरा या टर्मरिक, तीनों में से कोई? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल वीकनेस ज्यादा धनिया पे है, क्योंकि वहां पे लगातार ये तीसरा साल रहेगा जहां पे हाई प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशन है। एंड जो लास्ट ईयर का जो स्टॉक्स है वो फिर काफी हायर था। तो मेरे हिसाब से कोरिएंडर में सेल की सलाह रखे आप। टारगेट 7,980 का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 8,140 के करीब जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बेच के चले। स्टॉप लॉस आप 8,250 का लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक वीकनेस का माहौल है। जीरा अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड ले रहा है तो जीरा में थोड़ा कॉन्ट्रा जाना चाहिए। आज की गिरावट मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल कुछ चेंज नहीं हुआ। थोड़ा स्विंग डिले हो सकता है। वहां पे 14,900 के करीब मिले तो जीरा में बाई करके चले। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में कमोडिटी 15,500 एक सीमित लिमिटेड अपसाइड के लिए आपको बाई करना है। 14,700 का स्टॉप लॉस लगा है। तो अगर स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में ट्रेड करना है तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइड जीरा में, वहीं थोड़ा सेलिंग के लिए, थोड़ा प्रेशर के लिए आप धनिया में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, यानी धनिया आपको बेचना है और जीरे को आप खरीद कर जा सकते हैं। तो स्पाइसेस में ये दो व्यू है रवि जी का। चलिए, कमोडिटी निवेश को यहीं समेटने का वक्त है। शुक्रिया अजय जी आपका और रवि जी आपका। आप दोनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन कॉल्स भी दिए और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के